हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का, और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजों की कुछ महत्वपूर्ण नीतियां, ठीक है, जिसके द्वारा उन्होंने संपूर्ण भारत पे एक अच्छे तरह से पकड़ बनाने में मदद की, ठीक है ना। तो उन जो नीतियों में से तीन मुख्य प्रकार की नीतियां थी, ठीक है ना। एक नीति थी आपकी घेरे की नीति, और एक सहायक संधि, और एक व्यपगत का सिद्धांत। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, वैसे वैसे उन्होंने अपनी नीतियों को भी समय समय पे बदलते गए, ठीक है ना। और पिछले वाली नीतियों की तुलना में जो आगे वाली आने वाली जो नीतियां थी, उनको उन्होंने एडवांस करते गए, उन्होंने अपडेट किया, ठीक है। और उन नीतियों के कारण ही पूरे भारतीय साम्राज्य पे अपना प्रभुत्व कायम किया, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो हम स्टार्ट करने चलेंगे दोस्तों, उसमें हम किसी भी गवर्नर जनरल के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उनकी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। और जब मैं गवर्नर जनरल के बारे में एक एक करके मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सारे गवर्नर जनरल ने क्या क्या काम किए, क्या कैसे था, उन्होंने कैसे आए, कब आए, ये सारी चीज मैं अलग से अपने वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। इस वीडियो में सिर्फ क्या है, उनकी नीतियों के बारे में, जो कि भारतीय साम्राज्य के प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, जब अंग्रेज भारत में आए उस समय इन्होंने पहली जो इनकी नीति थी युद्ध करने की नीति, ठीक है। वो क्या करते थे, युद्ध के द्वारा शासन को हड़पते थे। जैसे कि आपको याद होगा, उन्होंने डचों के खिलाफ भी युद्ध किया, फ्रांसीसियों के खिलाफ भी युद्ध किया, और बहुत सारे उस समय की जो स्थानीय राजा थे उनके साथ युद्ध करके उन्होंने छीना झपटी की, ठीक है। और आपको याद होगा कि 1757 की, ठीक है, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें भी इन्होंने युद्ध करके ही उसको अपनाया था, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन ये जो है ना, अपनी नीतियों को अब बदलते हैं। अब कहते हैं देखिए क्या है, अब जब हमें पूरे भारत पे क्या करना है, कब्जा करना है, तो हमें जो है युद्ध की नीति नहीं अपनानी होगी। क्योंकि जरा एक बात बताइएगा, अंग्रेजों के पास उतनी सेना नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज जो इंग्लैंड से आए थे, अंग्रेज इंग्लैंड में उतनी संख्या नहीं थी जिसके हिसाब से ये लोग अपनी सेना रख सकें, ठीक है। और भारत के एक विशाल जनसंख्या पे उनको राज करने के लिए भारतीयों का साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसलिए वो बार बार युद्ध करके जो है किसी को अपने बस में नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने नीतियों को बदला, और नीतियों को बदलने के बाद उनकी जो नीतियां अब आती हैं वो प्रशासनिक और कूटनीतिक नीतियां कहलाती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें जो एक मुख्य नीति थी, घेरे की नीति, या रिंग फेंस कहते हैं उसको, इंग्लिश में रिंग फेंस कहते हैं या फिर घेरे की नीति कहते हैं। और इसके जो जनक थे वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये घेरे की नीति आखिर है क्या, ठीक है। तो घेरे की नीति ये है कि अपना जो राज्य है, ठीक है, चूंकि आपको पता होगा कि उस समय बहुत ज्यादा मार झगड़ा होता था, बहुत ज्यादा युद्ध होते थे, एक राज्य दूसरे पे हमला करता था, ठीक है। तो अंग्रेज क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि भैया हमारे राज्य पे हमला ना हो, ठीक है। हमारे राज्य पे अगर हमला होने जा रहा है ना, तो उससे पहले किसी और राज्य पे हमला हो, उसके बाद हमारे यहाँ आए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूंगा, जरा एक बार देखिएगा। जैसे कि ये बताइए, ये ब्रिटिश की ये कंपनी का यहाँ पे राज्य है, ठीक है ना, कंपनी का राज है। और मान लीजिए कि उस समय जो खतरा था पश्चिम से, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम से आने वाले जो योद्धा थे उनसे बहुत ज्यादा खतरा था, ठीक है ना। उस समय बहुत सारे, जैसे कि आपका रूस था, वो भी आगे बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो वो भी जो है वहां से उन सबको रोकने के लिए, या फिर भारतीय साम्राज्य के जो राजा थे जो उस समय के थोड़ा सा मजबूत थे, जैसे मराठा है, मैसूर है, हैदराबाद है, ठीक है, ये साम्राज्यों को जो है ना अपने ऊपर हमले करने से इनको बचना था, ठीक है। उनमें करना ये था, जैसे मान लीजिए जब ये लोग क्या कर रहे थे, मैसूर से जब युद्ध कर रहे थे ना, यहाँ पे ये कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी, और यहाँ पे ये मैसूर, ठीक है ना, मैसूर। जरा बताइएगा, कंपनी और मैसूर से जब युद्ध हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया था कि कंपनी और मैसूर के बीच में क्या किया, मराठों को लेकर के आए, ठीक है ना, मराठों को लेके आए। और करते क्या थे कि जब ये कंपनी और मैसूर के बीच मराठों को लेके आए, तो इन्होंने क्या किया, एक तरह से अपना बफर जोन बना लिया, ठीक है ना। बफर जोन बनाने का मतलब ये हुआ कि अब सीधे मैसूर से ना इनको लड़ाते थे, ठीक है ना। मराठाओं को सीधे मैसूर से क्या कर दिया, इन्होंने लड़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इनको डर था कि कहीं मैसूर वाले हरा करके मराठों को फिर इनके पास ना आ जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अपनी सेना जो है ना, अपनी सेना जो है मराठों को दे दी, ठीक है। और अपनी सेना मराठों के देने का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरी सेना का खर्च कंपनी उठाती थी, नहीं, कंपनी खर्च उन सेना की नहीं उठाती थी, बल्कि जिस राज्य को ये सहायता दी जाती थी, सैन्य सहायता, अब उसको क्या होता था, वो उसका खर्च उठाते थे। देखिए यहाँ पे अंग्रेज जो थे
वो अपनी नीतियों को वहां पे चल रहे थे, लेकिन मराठाओं को लग रहा था कि अंग्रेज इनका हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना, अपनी सेना दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है खर्च करने का, ठीक है ना, हम खर्च करके मैसूर से लड़ जाएंगे, ठीक है। तो उस समय यही सब चलता था। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने क्या कर लिया, मराठा को अपना बफर जोन बना लिया, ठीक है, मराठा को अपना बफर जोन बना लिया। जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मराठाओं के खिलाफ, ठीक है ना, पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उस समय कंपनी के पास कोई बफर जोन नहीं था, ठीक है ना, कंपनी के पास कोई बफर जोन नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि 1782 में, ठीक है ना, आपको याद होगा 1782 में सालबाई की संधि कर ली जाती है मराठों से, ठीक है ना। किसकी संधि, तो सालबाई की संधि होती है 20 वर्षों के लिए। क्यों होती है, क्योंकि बफर जोन नहीं था उस समय। अब देखिए, जैसे सालबाई की संधि किया ना, इसी को बफर जोन बना लिया कंपनी ने मराठों को, किसके खिलाफ, मैसूर के खिलाफ। यानी कि इनका मतलब ये था कि बीच में हमारा राज्य रहे और चारों तरफ से हम एक ऐसे राज्य को बफर जोन बना लें दोस्तों, कि जो बाहरी राज्यों का जो हमला हो वो पहले इनसे हो, ठीक है ना। जरा एक बात बताइए, ये थी आपकी कंपनी, ठीक है, और जो अपना बफर जोन, राज्यों का जो बफर जोन बनाया था, उन सबको क्या करती थी, अपनी सेना वहां पे दे देती थी कि लो भैया हमारी सेना ले लो और तुम वहां पे लड़ो, ठीक है। उस जो सेना ये लेते थे ना, अपने खर्चे पे लेते थे, ना कि कंपनी के खर्चे पे सेना को, ठीक है। तो अपने खर्चे पे लेकर के ये क्या करते थे, दूसरे राज्यों से युद्ध करते थे, जो कि बाहरी राज्य इनसे युद्ध करने के लिए आते थे, ठीक है ना। तो क्या होता था कि कंपनी को डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो है दूसरे योद्धाओं से इनको निपटना नहीं पड़ता था, ठीक है। ये पहले क्या करते थे, ये इन राज्यों से निपटते थे, अगर इन राज्यों को हराने के बाद तभी वो कंपनी तक पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या करते थे, कंपनी ने क्या किया, उस समय वारिंग हेस्टिंग जो थे, उन्होंने जो अपनी नीति लगाई, उन्होंने कहा कि भैया हमारे राज्य के आसपास जो एक राज्य है उनसे समझौता करके, संधि करके या कुछ भी करके एक बफर जोन बनाया जाए, ठीक है, जो कि बाहर के जो भी योद्धा अगर हम पे हमला करने आए तो कंपनी पे डायरेक्ट हमला ना, क्योंकि ये व्यापारी थे, ठीक है ना। और बार बार युद्ध करने से क्या होगा, इनके व्यापार पे असर होता था, इनकी जो पूंजी थी वो घटती थी, इसलिए इन्होंने ये तकनीकी को अपनाया था, ठीक है ना। इसको कहते थे घेरे की नीति, ठीक है ना, किसको कहते हैं, घेरे की नीति। तो ज्यादातर इसमें बहुत ज्यादा नहीं जानना है आपको, बस याद रखना है इतना कि आप तो घेरे की नीति समझ ही गए होंगे। आप ये याद रखिए, घेरे की नीति या रिंग फेंस की जो नीति थी वो किसने स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट किया था आपका वारिंग हेस्टिंग ने, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे, अब क्या है ना, इस घेरे की नीति का ही ना सहायक संधि जो है वो अपडेटेड वर्जन है। क्या है, अपडेटेड वर्जन है दोस्तों, ठीक है। अपडेटेड वर्जन का मतलब ये हुआ, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे क्या है, ये जो सहायक संधि है वो क्या है कि अपडेटेड वर्जन है घेरे की नीति का। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सहायक संधि जो है ना 1798 से 1805 ईस्वी तक जो गवर्नर जनरल रहे भारत के लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेस्ली। जरा देखिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, जब लॉर्ड वेलेस्ली जो थे 1798 से लेकर के और 1805 तक, कब तक, 1798 से लेकर के 1805 तक ये क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। और इन्होंने ही क्या किया, जो वारिंग हेस्टिंग की घेरे की नीति थी ना, इसी को थोड़ा सा अपडेट किया, ठीक है। घेरे की नीति में क्या था कि यहाँ पे कंपनी जो थी वो अपनी सेना राज्यों को देती थी युद्ध करने के लिए, लेकिन वहां पे ये था कि अपने आप को बचाना था, ठीक है। तो यहां भी वही नीति थी, यहां भी अपने आप को बचाना था, क्योंकि जो बाहरी आक्रमण होते थे, जो अन्य यूरोपीय आके आक्रमण करते थे, जो उस समय नेपोलियन का जो खतरा बना हुआ था, उनसे बचने के लिए इस संधि को जो है अपडेट किया गया। और जब रिंग फेंस की जो संधि अपडेटेड हुई तो उसी को क्या हुआ, सहायक संधि के नाम से जाना गया दोस्तों, ठीक है। अब सहायक संधि में थी क्या, ठीक है, क्या थी ये सहायक संधि, जरा इसके बारे में हम जानते हैं। सहायक संधि को आप जान गए होंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली जो थे, लॉर्ड वेलेस्ली वो क्या थे, इसके फाउंडर थे, ठीक है ना। इसके कौन थे, फाउंडर थे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पहली बार लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सहायक संधि को यहाँ पे स्टार्ट किया था, क्योंकि इनसे पहले डुफ्ले, मैंने आपको जब पढ़ाया था डुफ्ले के कर्नाटक युद्ध मैंने आपको बताया था ना, तो कर्नाटक युद्ध में मैंने आपको डुफ्ले के बारे में बताया था, ठीक है ना, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था। तो सबसे पहले उसने उसको स्टार्ट करने का ये श्रेय जाता है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सहायक संधि का फाउंडर कौन है, तो आपको ये बताना। देखिए, एक नॉर्मली जो अगर वहां पे डुफ्ले न दिया हो, ठीक है ना, प्राथमिक तौर पे अगर इसका जो जन्मदाता माना जाएगा वो डुफ्ले है, लेकिन अगर ऑप्शन में डुफ्ले नहीं होता है तब आपको ऑप्शन में वेलेस्ली ही लगाना है, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली भी है और डुफ्ले भी है, तो आपको सिर्फ डुफ्ले लगाना है, न कि वेलेस्ली, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है।
तो वेलेजली जो था वो सहायक संधि का यहाँ पे फाउंडर था, ठीक है। अब ये सहायक संधि में आखिर थे क्या चीज, क्या क्या नियम थे, ये आप जान लेते हैं। देखिए क्या है ना, पहला नियम था भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। जो भारतीय राजा है ना, उनके जो विदेशी संबंध है वो कंपनी के अधीन होंगे। क्यों था ऐसा? अगर मान लीजिए कोई राजा का किसी दूसरे विदेश से संबंध है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए उसने रसिया से संबंध रख लिया, ठीक है, तो उसमें रसिया एक बहुत बड़ा ताकत था। अब ये करते क्या कि जाकर के रसिया को अपना फ्रेंड बना लेते, वहां पे क्या करते, अपना जो सामान है उसके बारे में बताते, ठीक है ना, कि हमारे यहाँ ये चीजें हैं, तो उनको ये चीजें पता चलती, तो वो भी क्या होते, भारत के प्रति इंटरेस्टेड होते और वो भारत में आने का प्रयास करते। और फिर क्या होता, अंग्रेजों की चुनौती बढ़ जाती। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि नहीं, अब क्या है ना कि भारतीय राजाओं के जो भी विदेशी संबंध होंगे ना वो कंपनी के अधीन होंगे, कंपनी देखेगी वहां पे, तो कंपनी क्या करेगी, अपनी कूटनीतिक चालें चलेंगे उनके साथ, ठीक है, और इनका जो है भारत वो अपने प्रभुत्व को आने से रोक सकेंगे उनके, ठीक है। अब देखिए पहला चीज हो गया। दूसरा चीज था बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे, ठीक है ना, जो भी बड़े राज्य होंगे ना वो अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे, यानी अपनी सेना नहीं रखेंगे, ठीक है ना, अंग्रेजी सेना रखेंगे। और उसका खर्च भी कौन उठाएगा, तो वो राज्य ही उठाएगा जो रखेगा उस सेना को, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे, अब मैंने क्या कहा था, इसी का अपडेटेड वर्जन था ना। रिंग फेंस में भी क्या होता था कि यहां से कंपनी के द्वारा राज्यों को सेनाएं दी जाती थी लड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि बड़े राज्यों को यहाँ पे सेनाएं दी जा रही हैं, अपडेटेड वर्जन है उसका। और कंपनी क्या करेगी, जो इन सेनाओं का खर्चा है वो कंपनी नहीं देगी, वो बल्कि वो राज्य देंगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तीसरा था राज्य को अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होगा, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। अंग्रेजी रेजिडेंट क्या है, रखना अनिवार्य था सहायक संधि के अनुसार, ठीक है। राज्य कंपनी के अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए फ्रांसीसी थे, ठीक है, तो जब तक कंपनी अनुमति न दे दे कि क्या है कि आप इनको सेवा में रख लीजिए, तब तक कोई भी राज्य अपने यहाँ किसी को नौकरी पे नहीं रखेगा, दूसरे यूरोपियों को, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए जैसे कि फ्रांसीसी थे, आपके डच थे, या फिर यूरोपियन थे, जर्मनीज थे, ये सब क्या है ना, इनको जो है किसी को भी कंपनी की अनुमति के बिना अपने यहाँ राज्य नौकरी पे नहीं रख सकते थे, ठीक है ना, ये चीजें थी। अगला क्या था, आप जरा देखिएगा, कंपनी राज्य की शत्रुओं से रक्षा करेगी, जरूरी है, शत्रुओं से रक्षा करेगी राज्य, ठीक है ना। जरा बताइए, सेना उन्होंने अपनी दे दी, सारे काम उनको अपने अंडर ले लिया, ठीक है, तो रक्षा भी क्या, मतलब कि पूरी तरह से वो राज्य तो इन्हीं के अंदर आ गया। जब इनके अंदर आ गया तो राज्य उन्हीं का हुआ, तो भाई जाहिर सी बात है कि रक्षा भी करना इन्हीं का फर्ज होता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में एक और भी हास्यात्मक जो अगर आप बात दिखेगी आपको, कंपनी राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कंपनी राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। बच्चा जरा बताइए कि अब किस तरह से करेगी, अब तो सारा सेना, सारे विदेशी संबंध जो है और सारी अनुमतियां अपने अंदर ले ली, फिर भी कहती है कि कंपनी जो है आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब कैसे करेगी, ठीक है ना, अब तो पूरी तरह से कर ही लिया है, ठीक है। यानी कि ये थे आपके सहायक संधि के कुछ प्रावधान जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। जब देखिएगा सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य पे थोपी गई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ थोपी गई, ठीक है ना, क्योंकि ये नीतियां बहुत गलत थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, हैदराबाद जो था सबसे पहला राज्य था जिसको सहायक संधि के अंदर लिया गया। कब लिया गया, 1798 के अंदर, ठीक है ना। 1798 में हैदराबाद पहली बार सहायक संधि के अंदर आया। मैसूर व तंजौर, क्योंकि मैसूर में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है 1799 में, और तब से वहां पे क्या होती है, अंग्रेजों की सेना लग जाती है, यानी कि सहायक संधि वहां पे काम करती है, यानी कि मैसूर व तंजौर में 1799 में। अवध और पेशवा में कितना में, 1801 में। बराड़ और भोसले में 1803 में, ठीक है। सिंध में, ठीक है, ये जो सिंध था यहाँ पे 1839 में क्या है, सहायक संधि लागू हो गई। जो इंपॉर्टेंट थे मैंने लिख दिया है, और भी बहुत सारे चीज हैं जो कि आपकी परीक्षा से, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, ठीक है। अब देखिए आते हैं तीसरी नीति, व्यपगत का सिद्धांत, जिसे हड़प नीति भी कहते थे, ठीक है ना। और ये जो नीति है ना, ये 1857 के क्रांति का एक बहुत बड़ा बारूद तैयार करने का कार्य किया, ठीक है ना। हड़प की नीति क्या थी और किसने तैयार किया था, जरा बताता हूं मैं आपको। देखिएगा 1848 से लेकर के, ठीक है ना, 1848 से लेके 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, जरा ध्यान दीजिएगा उन पे, लॉर्ड डलहौजी पे, ठीक है। कौन थे बच्चा, तो लॉर्ड डलहौजी,
ठीक है, लॉर्ड डलहौजी थे। और ये क्या है ना, लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं, उन्होंने व्यपगत का सिद्धांत यानी हड़प की नीति, क्यों हड़प की नीति कहते हैं, ठीक है, तो हड़प की नीति दोस्तों इसलिए कहा जाता है, उस समय जो भी अंग्रेजों के यानी कि कह सकते हैं कंपनी के अधीन जो भी राज्य थे उनके उत्तराधिकार के खिलाफ, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, भारतीय राजाओं या नवाबों के उत्तराधिकार की समाप्ति हो गई। समाप्ति का मतलब ना, अगर किसी भी राजा का, जो भी कंपनी के अधीन जो राज्य थे, अगर उस राजा का क्या था, अगर अपना पुत्र नहीं है ना, तब वो क्या हो सकता है कि अगर वो किसी दूसरे के पुत्र को गोद ले रहा है या फिर किसी और को वो उत्तराधिकार घोषित करना चाहता है, तो उसके लिए कंपनी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लेकिन डलहौजी ने कह दिया, भैया अगर देखो क्या है ना, तुम्हारा पुत्र अपना नहीं है, अगर तुम्हारा अपना पुत्र नहीं है अगर, और तुमने किसी को गोद लिया है, तब तुम यहाँ पे उत्तराधिकार घोषित नहीं कर सकते, और वो जो राज्य है वो हमारे अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी किसी राजा का अगर लड़का नहीं हुआ तो क्या है, वो अपना उत्तराधिकारी किसी को भी घोषित नहीं कर सकता था, और वो राज्य कंपनी में क्या होता था, विलय हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में आ जाएगा वो, ठीक है, कंपनी के अधीन आ जाएगा। अब जरा बताइए, ये थी हड़प की नीति, यानी कि भारतीय राजा उस पर राज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो क्या रहा है कि उनका पुत्र नहीं है, तो क्या हुआ कि अब उसको राज्य को, भैया जब तुम मरोगे ना, तुम्हारा राज्य हम ले लेंगे, क्योंकि तुम्हारा कोई उत्तराधिकार नहीं है। ये थी हड़प की नीति, ठीक है ना, ये हड़प की नीति थी। तो सबसे पहले हड़प की नीति किस पे लागू हुई, तो जरा याद रखिएगा, सतारा पे, ठीक है ना। सतारा पे जो है सबसे पहले, जरा ध्यान रखिएगा, व्यपगत का सिद्धांत डलहौजी का, देखिए मैंने बार बार बोला कि डलहौजी को रेलवे का जनक भी माना जाता है, लोक सेवा विभाग का भी जनक माना जाता है, ठीक है ना, ये तार सेवा का भी इनको जनक माना जाता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको ये सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि बस सिर्फ मैं ये नीतियां बता रहा हूँ, प्रशासनिक और कूटनीतिक नीतियों के बारे में बस चर्चा कर रहा हूँ। और जब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा गवर्नरों के बारे में, उसमें मैं ये सारी चीजें आपको कवर कराऊंगा, ठीक है, कौन किसका जनक है, कौन क्या किया, कौन कैसे किया, कब क्या हुआ उनके राज्य में, ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, मतलब कि जब मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यानी सबसे पहला जो व्यपगत का सिद्धांत था वो सतारा में, फिर उसके बाद जैतपुर और संभलपुर में 1849 में, बघाट में 50 में, और उदयपुर में 1854 में। झांसी की रानी जो थी, ठीक है ना, वहां पे आपको पता होगा कि झांसी में 1854 जो था, यहाँ पे भी क्या है ना, यहाँ पे भी जो गोद लिया हुआ लड़का था झांसी की रानी का, लक्ष्मीबाई का, उनको जो है लॉर्ड डलहौजी ने मना कर दिया कि नहीं भैया, ये आपका अपना लड़का नहीं है, इसलिए उत्तराधिकार घोषित नहीं हो सकता। अब ये क्या होगा, झांसी आपके मरने के बाद, मतलब यहाँ का जो भी राजा उनको मरने के बाद क्या होगा, ये कंपनी के अंदर शामिल हो जाएगी, ठीक है ना। ये भी चीजें थी। और नागपुर भी जो था वो 1854 में। और कहीं न कहीं ये जो सिद्धांत था, ये 1857 का जो युद्ध हुआ उसमें एक मील का पत्थर, मतलब कि एक आग में हवा देने का कार्य किया, ठीक है ना। आग में हवा देने का जो कार्य किया वो व्यपगत का सिद्धांत, क्योंकि इससे जो त्रस्त राजाएं थे, जो त्रस्त साम्राज्य थे, वो चाहते थे कि कोई भी क्रांति अगर हो रही है ना, तो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने में ये क्या करते थे, जरा भी संकोच नहीं करते थे, ठीक है। तो ये थी उनकी तीनों नीतियां दोस्तों, ठीक है। और आगे जब हम मिलेंगे तो हम बताएंगे कि अंग्रेजों का हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ कैसे संबंध थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। जय हिंद।